नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी के टीम वर्क ने विरोधियों का होमवर्क बढ़ा दिया है। अब विरोधियों को दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी कैसे सरकार चलाते हैं, मोदी दिल्ली में बैठकर भी सारे सिस्टम को कैसे जगा देते हैं, मोदी के डायरेक्शन पर 8-8 मंत्रालय, 2000 लोग कैसे एक मिशन को एक साथ अंजाम देते हैं, यह सब विरोधियों को समझ नहीं आ रहा है। लीडर के लिए सबसे बड़ी जरूरत है बहुत बढ़िया मैनेजर होना, और लीडर और मैनेजर दोनों का इम्तिहान होता है जब सामने संकट हो। जब जब नरेंद्र मोदी का इम्तिहान कुदरत ने लिया, मुसीबत ने लिया, हिंदुस्तान ने सरेंडर नहीं किया। हिंदुस्तान ने अपने दम पर पराक्रम किया, जीत हासिल की। कल तक कुछ विरोधी पनौती पनौती ट्रेंड करा रहे थे, अब उनकी पूरी पॉलिटिक्स बदल जाएगी। चुनावी जंग से पहले उत्तरकाशी की सुरंग से जो नतीजे आए, उसने 23 और 24 दोनों के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दिया है। अगर मोदी न होते तो क्या इंडिया का सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो पाता? जवाब सबको पता है। अगर मोदी की जगह राहुल गांधी होते तो क्या मौत के मुंह से 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाता? जवाब सबको पता है। अगर नीतीश कुमार पीएम होते तो क्या 17 दिनों तक सुरंग में फंसे मजदूरों की सांसों का ख्याल रखा जाता? जवाब सबको पता है। अगर मोदी की जगह कोई और देश का प्रधानमंत्री होता तो क्या नामुमकिन सा दिखने वाला लक्ष्य मुमकिन हो पाता? जवाब सबको पता है। और वो जवाब इस वक्त देश विदेश में ट्रेंड कर रहा है। न राहुल, न नीतीश, न कोई और, नाम तो मोदी का ही ट्रेंड हो रहा है। मुश्किल वक्त में पस्त पड़ने वाला ओल्ड इंडिया नहीं, मुश्किल वक्त में सख्त दिखने वाला न्यू इंडिया टॉप ट्रेंडिंग है। और इस बदले हुए नए एटीट्यूड के शिल्पकार नरेंद्र मोदी ही हैं, और विरोधियों को सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात से है। मोदी की चुनौती वर्सेस कांग्रेस की पनौती, क्या यही है राहुल की 2024 वाली रणनीति? 41 मजदूरों के डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन को 24 घंटे नहीं बीते, कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ नया पोस्टर वॉर छेड़ दिया है। मोदी की लीडरशिप में 41 मजदूरों की जान बची, मगर कांग्रेस ने पनौती वाली एक नई कहानी शुरू कर दी। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने अपनी टाइमलाइन पर एक बार फिर वो विवादित टेक्स्ट घुमाना शुरू कर दिया है। सवाल है कि मोदी ने इंडिया के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन वाली चुनौती को जब हेड ऑन लिया, तो उसके बाद मोदी के सियासी दुश्मनों ने पनौती पनौती वाला टेप फिर से ऑन क्यों किया? मोदी सरकार में मजदूर अब मजबूर नहीं रहे, मजबूत हो चुके हैं। 41 मजदूरों की इसी मजबूत इच्छा शक्ति को मोदी ने अपनी आंखों से देखा और सुना। प्रधानमंत्री ने अपनी फोन लाइन मजदूरों के लिए खोल दी। कुछ बातें मोदी ने कही, कुछ बातें मजदूरों ने कही। वन वे नहीं, टू वे कम्युनिकेशन हुआ। कैमरे के इस तरफ मोदी, कैमरे के उस तरफ 41 मजदूर, और करीब 15 मिनट का इमोशनल संवाद। दोनों तरफ क्या बात हुई, मोदी की किस किस से बात हुई, सब आगे दिखाएंगे। मगर उससे पहले यह समझिए कि जब मोदी ने अपने श्रमिक भाइयों की जान बचाई, तब विरोधियों ने कैसी कैसी कहानी बनाई। इंडी अलायंस के जो नेता, जो पार्टियां कल तक ये कह रही थी कि मोदी कुछ करते क्यों नहीं, सुरंग हादसे पर मोदी चुप क्यों है, कुछ बोलते क्यों नहीं, उन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम आज ये पूछ रहा है कि 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर लाने में मोदी का क्या योगदान है। कांग्रेस के कुछ नेताओं की टाइमलाइन देखिए। पहले ने लिखा, रेस्क्यू में देरी के लिए मोदी जिम्मेदार हैं, मोदी को तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरे ने लिखा, मोदी तो डिजास्टर इन चीफ निकले। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने तंज कसते हुए लिखा कि मोदी ने तो जैसे अपने हाथों से सुरंग खोदकर मजदूरों को बाहर निकाला। 17 दिन तक सारा काम मोदी ने ही किया, किसी और ने नहीं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्रेडिट भी मोदी को ही दे दो। तीसरे ने लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट लिख डाला और मोदी को ताना मारते हुए लिखा कि अच्छा किया स्पॉट पर नहीं पहुंचे, नहीं तो मोदी की मौजूदगी में अनहोनी हो जाती। इसके बाद बार बार नो थैंक यू मोदी वाला टेक्स्ट रिपीट कर करके हेट वाला एजेंडा चलाया गया।
कांग्रेस के इस प्रवक्ता ने आगे अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि पनौती को थैंक यू कर दो कि वो नहीं आए, यानी निशाना मोदी ही थे। मतलब साफ है, मंगलवार को मंगलदायी खबर आई और बुधवार को मोदी पर प्रहार शुरू हो गया। कांग्रेस से जुड़े हैंडल्स ने प्रधानमंत्री पर ओछी टिप्पणी करके निजी हमले करने शुरू कर दिए। मोदी ने अपनी टॉप टीम लगाकर श्रमिक भाइयों को सूरज के दर्शन कराए। कांग्रेस वालों ने मोदी को डूबता हुआ सूरज डिक्लेयर कर दिया। जयराम रमेश ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर सुरंग हादसे के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने आर्टिकल लिखकर उस पीएमओ को टारगेट करना शुरू कर दिया जिस पीएमओ ने पहले दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन को फ्रंट से लीड किया। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर ट्वीट तो राहुल ने भी किया, प्रियंका ने भी किया, लेकिन मोदी से नफरत की इंतहा देखिए। दोनों के ट्वीट में कहीं पर भी केंद्र और राज्य सरकार की मशीनरी के ज्वाइंट एफर्ट्स का जिक्र तक नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि मोदी को अपने विरोधियों के वैलिडेशन की जरूरत थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पर मोदी से सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले भी यही विरोधी थे। मन ही मन रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब न हो, ये मनाने वाले भी विरोधी ही थे। बीजेपी तो यही कह रही है। मोदी विरोधी गुट ने 17 दिन तक यही टेप चलाया कि मोदी को फर्क नहीं पड़ता, मोदी तो चुनाव में बिजी हैं, चुनावी रैलियों में बिजी हैं, मोदी का फोकस सिर्फ कैमरे पर है, रेस्क्यू का क्रेडिट लेने पर है। नेशनल क्राइसिस के वक्त विपक्ष ने इस तरह का एजेंडा चलाया। मगर सच तो यह है कि मोदी को फर्क पड़ा, पहले दिन से पड़ा। मोदी चुनाव भी देख रहे थे और रेस्क्यू ऑपरेशन को भी पीछे खड़े रहकर लीड कर रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी का इसमें हमको बहुत मार्गदर्शन भी था, उनका निर्देशन भी था। उसी के कारण से ये कठिन और जिसको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा एक समय में लगने लगा था कि मुश्किल से मुश्किल काम है, वो काम भी हमारा संभव हो पाया उनके कारण से। इसीलिए लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो ये आज साक्षात रूप से सभी लोगों ने देखा कि पूरे देश दुनिया की जितनी मशीनरी टेक्नोलॉजी जो भी हो सकती है वो यहाँ पर आई। और प्रत्येक दिन कोई ऐसा दिन नहीं था, 5 राज्यों के चुनाव भी चल रहे थे और उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी के जगह जगह पर सभाएं लगी थी, रैलियां लगी थी, लेकिन कोई दिन ऐसा होता हो जिस दिन वो फोन पर एक एक बारीकी से पूरे अभियान के बारे में जानकारी न लेते हो, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते थे, कौन सी टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है, कितना पाइप गया हुआ है, कौन सी मशीन है, और उनके परिजन आए हैं तो उनका क्या हाल है, उनको कहाँ रुके हैं, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था हो रही है। इस प्रकार से चिंता करना मैं समझता हूँ कि आजाद भारत के इतिहास में शायद ही किसी आपदा में किसी प्रधानमंत्री ने इतनी ज्यादा चिंता करी है। उन्होंने चिंता केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में जो करी है वो करी है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने एक अभिभावक के जैसे एक माता पिता अपने बेटे की बेटी की चिंता करते हैं, उनके बारे में सारी सुविधाएं करते हैं या जो भी काम हो सकता है वो करते हैं। अच्छा, वो काम उन्होंने इसमें किया है। इसलिए वो न होते तो निश्चित रूप से इतना बड़ा ये जो रेस्क्यू अभियान चलाया ये भी बहुत मुश्किल होता। विरोधी या मोदी को नापसंद करने वाले जब ये कहते हैं कि मोदी को फर्क नहीं पड़ता, तो हां, मोदी को ऐसे लोगों की कही बातों से फर्क नहीं पड़ता। मोदी को इस बात से फर्क पड़ता है कि वो 41 मजदूर अब सुरक्षित हैं। मोदी को इस बात से फर्क पड़ता है कि उन श्रमिकों को सही इलाज मिले। मोदी को इस बात से फर्क पड़ता है कि वो 41 मजदूर और उनका परिवार नए भारत की नई इच्छा शक्ति को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। एक ऐसा ही संवाद मोदी और गब्बर सिंह नेगी के बीच हुआ। गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग
खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर। तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। जय हिंद भैया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय भारत। भारत माता की जय सर। भारत माता की। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बस आपके जो नारे हैं ना, देश सुन करके आज बहुत ही प्रभावित हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैरानी तो इस बात की भी है कि मोदी से नफरत करने वाले इकोसिस्टम ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हिंदू मुसलमान वाला एंगल ढूंढ लिया। सुरंग खोदकर 41 श्रमिकों को बाहर निकालने वाले किस धर्म के थे, सुरंग में फंसे लोग किस धर्म के थे, मोदी विरोध की सियासी स्क्रिप्ट लिखने वाला इकोसिस्टम ने इस पर भी बहस छेड़ दी। मगर ऐसे लोगों को आज भोजपुर के सबा अहमद के पिता मिसबा अहमद की बातें सुन लेनी चाहिए, नोट कर लेना चाहिए कि वो इस मिशन की कामयाबी का सेहरा किसके सिर बांध रहे हैं। इसको हम बहुत ऊंचे स्तर पर देखते हैं कि सरकार कितनी अच्छी है कि हमारे जो है वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, पीएमओ का जा रहा है, तो इसको तो हम बहुत बड़ी चीज है, उन्हीं लोग की तो देन है, उन्हीं लोग की देन है कि ये जो बच्चे सब बाहर आए उसमें मेहनत किया एक्सपर्ट ने, जैसा अंदर था बिल्कुल वैसा ही आया, जरा सा 41 मजदूर में किसी को खरोच भी नहीं आया। जो लोग ये एजेंडा फैलाते हैं कि मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमानों की परवाह नहीं करते, उन्हें आज ये तस्वीरें भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि जब मौका आया तो मोदी ने एक मुसलमान सबा अहमद का नाम लेकर कहा कि तुमने मुश्किल वक्त में बहुत हौसला दिखाया। मोदी के सियासी दुश्मन पहले दिन से ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी ने किया क्या। प्रधानमंत्री सीधे स्पॉट पर क्यों नहीं पहुंचे, मोदी उत्तरकाशी क्यों नहीं गए, फाइटर जेट में टाइम जाया क्यों किया। कांग्रेस ने अपने YouTube अकाउंट पर जो वीडियो अपलोड किए उसमें भी ऐसे ऐसे कैप्शन फिट किए जो सीधे सीधे सुरंग में फंसे मजदूरों का मजाक उड़ाने वाले और मोदी को गाली देने वाले थे। विरोधी मोदी की लीडरशिप में हुए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन का सच पचा नहीं पा रहे, इसलिए मोदी को टारगेट करने में बिजी हैं। पिछले 17 दिन से मतता रहा हमको, भारतवासियों को, कि क्या आखिर में काम वही सैकड़ों साल पुरानी रैट की टीम आई जो माइंस में लगती है। हमारा देश चांद पे पहुंच गया है और हम अपने से खड़े हुए 50 मीटर दूर तक 17 दिन नहीं पहुंच पाए। आवश्यकता है इस घटना से सबक लेते हुए एक रिसर्च हो इस पर पूरी ताकत से, क्योंकि देश का निर्माण नहीं रुक सकता, जुटा जाए कि ऐसी परिस्थितियों में हम जल्द से जल्द उनसे कैसे संबंध स्थापित करें और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लाएं। मुझे एक और आश्चर्य हुआ कि आखिर ये कंपनी कौन सी थी, इस कंपनी का आखिर मालिक कौन है, उसका कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दूर दराज तक पता नहीं लगा। अब देशवासी ये जानना चाहते हैं कि वो टनल कौन खोद रहा था, उसमें क्या कमियां रही, क्या सारे संसाधनों पर हक किसी अडानी का ही होगा। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? मगर जो लोग मोदी से सवाल पूछ रहे हैं उनके सवालों का सीधा सा जवाब है कि मोदी नॉनस्टॉप काम कर रहे थे। 41 श्रमिक भाइयों को सुरक्षित एक भी खरोंच लगे बगैर बाहर कैसे निकाला जाए इसका पूरा इंतजाम कर रहे थे। मोदी ने यह काम कैसे किया, कुछ फैक्ट से समझिए। मोदी की तरफ से पहले से क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि सुरंग के आसपास कोई भी वीआईपी या वीवीआईपी मूवमेंट नहीं होगी, इसीलिए स्पॉट पर सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजा गया जिनकी वहां जरूरत थी। उत्तराखंड के सीएम ने वहां डेरा डाला, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को कोऑर्डिनेशन के लिए भेजा गया। पीएमओ से टॉप लेवल के 5 अधिकारी 15 दिनों तक वहीं डटे रहे। शुरुआत में कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रही थी तो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की अध्यक्षता में सचिवों की कमेटी बनाई गई। इसमें सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव, ऊर्जा मंत्रालय के सचिव, रेलवे मंत्रालय के सचिव, पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव, रक्षा मंत्रालय के सचिव, ये सारे लोग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। ये सारे लोग 24/7 रियल टाइम अपडेटेड रहे
ताकि जरूरत के मुताबिक काम हो। इसके अलावा हर दिन फिजिकल बैठकें भी हुई। देश या विदेश से जो भी एक्सपर्ट्स बुलाने हैं उनके लिए मोदी ने पहले दिन ही हरी झंडी दे दी थी। सरकारी पैसा खर्च करने के लिए एजेंसीज को CSR फंड के तहत काम करने को कहा गया। उदाहरण के तौर पर विदेश से कोई सामान आया या कोई एक्सपर्ट आया तो उसका खर्चा CSR फंड से गया। मोदी का साफ इंस्ट्रक्शन था, टेक्निकल टीम जो कहे वो काम पूरा हो, कोई कमी न रहे। सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों का हौसला बना रहे, खान पान की सुविधा हो, सबका ख्याल रखा गया। और सबसे बड़ी बात, घर परिवार के लोग जो बाहर मौजूद थे उनको कोई तकलीफ न हो, इसका भी इंस्ट्रक्शन पीएमओ ने उत्तराखंड के सीएम को पहले ही दे दिया था। ऐसी बातों का ख्याल रख के केंद्र सरकार ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाया। चाहे मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा हो या फिर प्रधानमंत्री के तौर पे, नरेंद्र मोदी क्राइसिस में घबराते नहीं बल्कि ज्यादा सक्रियता के साथ पूरी रणनीति बनाकर सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। जब भी कोई क्राइसिस आता है, टीम भारत पूरी सक्रियता के साथ उससे निपटने में जुट जाती है। सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाता है। प्रधानमंत्री खुद रेगुलर तौर पर स्टेक होल्डर के संपर्क में रहते हैं। जहां भी ज़रूरत पड़ी अपने केंद्रीय मंत्रियों को ग्राउंड पर भेजते हैं, अधिकारियों को लगातार निर्देश दे रहे होते हैं। सुरंग हादसे मामले में भी ऐसा ही देखने को मिला। फुल कोऑर्डिनेशन और त्वरित निर्णय प्रक्रिया के द्वारा न सिर्फ इस क्राइसिस को मैनेज किया गया बल्कि 41 श्रमजीवियों की जिंदगी भी बचा ली गई। और ऐसा सिर्फ एक मिशन नहीं है। 2013 में गुजरात का सीएम रहते हुए जब मोदी ने अपनी SDRF टीम की मदद से उत्तराखंड से 15,000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था, तो अगले दिन अखबार के पन्ने पर खबर छपी थी, मोदी डज अ रैम्बो एक्ट। इसे कुछ और एग्जाम्पल से समझना हो तो हाल में हुए ओडिशा में ट्रेन हादसे को याद कीजिए। तब मोदी खुद क्रैश साइट पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, घायलों से मिले। रेल मंत्री ने तब कोऑर्डिनेशन का पूरा काम देखा। काम खत्म होने के बाद ही वो स्पॉट से वापस लौटे। सूडान में जंग के वक्त जब 3,000 भारतीय फंसे तो मोदी ने तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई और उन्हें वापस लाने के लिए कंटिजेंसी प्लान तैयार करने को कहा। विदेश मंत्री S जयशंकर को सऊदी अरब और UAE से संपर्क करने को कहा गया। वायुसेना ने 17 फ्लाइट्स भेजी, नौसेना ने 5 सॉर्टीज की और भारतीयों को लेकर आई। उस वक्त भी एक केंद्रीय मंत्री सऊदी अरब में ग्राउंड पर रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। यूक्रेन युद्ध के वक्त ऑपरेशन गंगा लॉन्च करके 22,500 भारतीयों को सुरक्षित वापस भारत लाया गया। यानी कोई हिंदुस्तानी चाहे यमन में फंसा हो, चाहे सूडान में फंसा हो या फिर यूक्रेन में, 9 साल में भारतवासियों को समझ में आ गया है कि मोदी है तो बचा लेगा, मरने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा। ये वो लोग हैं जो केवल किसी भी चीज पर मेक मीन निकालने पर विश्वास करते हैं, केवल बोलने पर विश्वास करते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज तक देश के अंदर जितने भी रेस्क्यू अभियान चले होंगे उसमें से ये सबसे कठिन था, उसमें से एक सबसे कठिन में से यह भी एक था। और इसमें पूरे देश दुनिया की जितनी टेक्नोलॉजी है उतनी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर सिलक्यारा में पहुंची थी। जितने विशेषज्ञ थे वो पहुंचे थे। और शायद मोदी जी पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने एक रेस्क्यू अभियान में एक दिन का भी नागा किए बिना लगातार, मैंने कहा कि अपने बेटे बेटियों की तरह, घर के बच्चों की तरह, अपने माँ बाप की तरह हमारे 41 श्रमिक भाइयों की चिंता की है। ये उनके लिए जवाब है जिन्होंने देश की सत्ता पर लंबे समय तक काम किया है, लंबे समय तक शासन करने का काम किया है। उनके समय में आपदाएं आई हैं, हमारे ही प्रदेश में आपदा आई थी उनके समय में। शायद कभी किसी प्रधानमंत्री ने दूरभाष पर तो बात आना तो छोड़िए, दूरभाष पर भी बात की हो। तो इस प्रकार की घटनाएं ये आने वाले समय के लिए भी एक तरह से जो राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं या उन लोगों के लिए भी एक नजीर है कि केवल बोलना नहीं चाहिए बल्कि करके दिखाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जो उन्होंने एक संस्कार पूरे देश के अंदर सरकारी विभागों में, राज्यों में, केंद्र में, सब जगह इस प्रकार का डेवलप किया है कि अब लोग काम करने पर विश्वास करते हैं और हम लोग वही काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये लोगों ने, देश ने, दुनिया ने इसको देखा है। वैसे मोदी के जो पॉलिटिकल दुश्मन उत्तरकाशी सुरंग हादसे के बाद प्रधानमंत्री पर हमलावर हैं, आज जरा उनका कच्चा चिट्ठा भी देश को देख लेना चाहिए। वो कहते हैं कि मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया। आज हम बताते हैं कि कांग्रेस की सरकारों में रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त क्या क्या हुआ।
27 दिसंबर 1975 को जब भारत का सबसे बड़ा माइनिंग डिजास्टर हुआ तो 48 घंटों में पूरा ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। ऑफिशियल रिकॉर्ड में 375 माइनर्स की मौत हुई, लेकिन अनऑफिशियल नंबर्स 900 से ज्यादा थे। पीटीआई ने खुद कहा था और तब की कांग्रेस सरकार ने न्यूज को दबाने की कोशिश की, मगर उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा? उस अखबार ने लिखा कि भारत सरकार ने 900 लोगों की मौत की खबर को दबाने की कोशिश की। भोपाल गैस त्रासदी में भी 15,000 लोगों की मौत हुई, मगर सरकारी आंकड़ा 3,787 का था। यूनियन कार्बाइड और उनके सीईओ वॉरेन एंडरसन दोषी थे, मगर भोपाल त्रासदी के गुनहगार वॉरेन एंडरसन को सरकारी गाड़ी में एयरपोर्ट ले जाया गया और देश से बाहर जाने दिया गया। तब भी देश में कांग्रेस की ही सरकार थी। साल 2013 की यह हेडलाइन पढ़िए। उत्तराखंड को मदद की जरूरत थी, मगर तब देश में यूपीए सरकार का कोऑर्डिनेशन किस लेवल का था, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि 500 रिलीफ ट्रक्स को इजाजत का इंतजार करना पड़ा। कई ट्रक्स तो ऐसे थे जिनमें डीजल ही खत्म हो गए, वो रास्ते में ही फंस गए। ये सारी खबरें पब्लिकली अवेलेबल हैं। ऐसे एक नहीं, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मोदी से पहले की सरकारों को कटघरे में खड़ा करते हैं, जबकि दूसरी तरफ क्राइसिस के वक्त मोदी के मैनेजमेंट को फुल मार्क्स देते हैं। इस पूरे के अंदर मैं ये कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है। पहले दिन से आखिरी दिन तक वो बहुत नजदीकी से इसकी मॉनिटरिंग करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। कल भी आपने देखा होगा जब हमारे सारे कर्मी इकट्ठे हुए, उनके साथ बातचीत की उन्होंने, और खासकर जो दो उनके सुपरवाइजर्स थे, सबा और गब्बर सिंह, दोनों के साथ उन्होंने संवाद भी किया। ये उनके कारण जो साधन हमको मिल पाए, हमें किसी चीज की जरूरत की कमी नहीं लगी। जिस चीज के बारे में सोचा ये होनी चाहिए वो आ गई। उनके कार्यालय की टीम वहां पर थी। तो ये आप देखेंगे कि जिस तरह से समन्वय है और एक तरह से डायरेक्टली प्रधानमंत्री जी उससे जुड़े हुए हैं, तो एक जो उन्होंने आश्वासन पूरे देश को दिया है, गारंटी जो पूरे देश को दी है कि आप कहीं भी फंस जाओगे तो भारत सरकार आपको बचा कर ले आएगी। जब आपको पता है कि परिवार का मुखिया पूरे तरीके से ये देख रहा है कि उसके परिवार के हर सदस्य की देखभाल हो, तो चीजें अच्छी होती। मैं तो आपको पहले ही कहा कि मैं तो पूरा श्रेय प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूं। एक हम लोगों को उनसे हौसला ही मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि अगर वो इतना कर सकते हैं तो हम पीछे कैसे रहें। जब बात हिंदुस्तानियों के रेस्क्यू की आती है तो मोदी उसमें ये नहीं देखते कि वो हिंदू है या मुसलमान, मोदी उसमें हिंदुस्तानी को देखते हैं। रही बात 41 श्रमिकों की, तो मोदी ने अब इस वर्ग को भी एहसास दिलाया है कि देश का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री उनके साथ है। पहली बार इस श्रमिक वर्ग को भी यह महसूस हुआ है कि अगर मुश्किल वक्त आएगा तो देश का पीएम उनके साथ खड़ा दिखाई देगा। नए संसद भवन को बनाने वाले श्रमिकों का भी सत्कार होगा। देश का प्रधान सेवक काशी का कायापलट करने वाले श्रमिकों, स्वच्छता के सिपाहियों के भी पैर धोएगा। पहले की सरकारों और आज की मोदी सरकार में यही फर्क है, इसीलिए मोदी के विरोधी प्रधानमंत्री पर इतने हमलावर हैं। 2024 का सेमीफाइनल खत्म होने वाला है। बस सेमीफाइनल का आखिरी मैच बचा है। सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऐसा मुकाबला हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बरसों के बाद देखने को मिला है। कांटे की टक्कर ऐसी है कि कोई नहीं कह सकता कि छत्तीसगढ़ कौन जीत रहा है, मध्य प्रदेश कौन जीत रहा है, राजस्थान में किसकी सरकार आएगी, तेलंगाना किसके हाथ लगेगा। कल सारे सर्वे आ जाएंगे, लेकिन सर्वे से पहले ही नेताओं ने अपने अपने अनुमान बताने शुरू कर दिए हैं और सब अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कोई एक नेता सही होगा, दूसरा गलत होगा, किसी एक पार्टी का ही नेता सही निकलेगा। सेमीफाइनल के आखिरी मैच से पहले क्या कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है या वही हो रहा है जो आपके मन में चल रहा है? नेताओं को किस बात का डर है? क्या सही में कोई लहर चल रही है? देखिए पूरी रिपोर्ट। 3 दिसंबर को क्या नतीजा आएगा? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, किसको चौंकाएगा? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार बचाने में कामयाब होंगे या कमलनाथ जीत जाएंगे?
राजस्थान में रिवाज चलेगा या फिर अशोक गहलोत इतिहास बनाएंगे? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार बचा पाएंगे या बीजेपी जीत जाएगी? क्या दक्षिण भारत में उलटफेर हो रहा है? तेलंगाना में केसीआर नहीं कांग्रेस आ रही है? पांच राज्यों की 678 सीटों पर कौन जीतेगा? मिजोरम की 40, छत्तीसगढ़ की 90, मध्य प्रदेश की 230, राजस्थान की 199 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब तेलंगाना की 119 सीटों पर कल यानी 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और पांचों ही राज्यों की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। सबके अपने अपने दावे हैं, हर कोई अपनी सरकार बना रहा है, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा हलचल दक्षिण के गेटवे कहे जाने वाले तेलंगाना में मची है, जहां कल वोट डाले जाएंगे और उससे पहले ही हंगामा मचा हुआ है। यह तेलंगाना का करीमनगर है। वोट से पहले नोट के खेल पर बवाल हो रहा है। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीआरएस के नेता करीमनगर में वोटरों को वोटर स्लिप के साथ 10-10 हजार रुपए बांट रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष और करीमनगर से पार्टी के उम्मीदवार बंडी संजय का आरोप है कि बीआरएस अभी तक 5 करोड़ रुपए वोटरों को बांट चुकी है। अलग अलग जगह कल सुबह से ही पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली बीआरएस एंड कांग्रेस पार्टी, घर घर को पैसे बांटना, लोगों को डराना, ये कर रही है। कल रात में भी हमारा मुदोल का कैंडिडेट के दामाद के घर पे भी पुलिस रेड करके बहुत मारपीट हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है। क्यों गए अभी तक पता नहीं उनके घर के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस गए हैं। वैसे ही करीमनगर में भी बंडी संजय के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी टीआरएस के कार्यकर्ता बहुत पैसे बांटे, हर जगह भी हो रहे। इसको रोकना इलेक्शन कमीशन का और ऑफिशियल्स का जिम्मेदारी है। तेलंगाना की 119 सीटों पर कल वोटिंग है और यहां मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस का ही माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी भी डेंट दे रही है। वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी मंदिर में भगवान की शरण में हैं। दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी भी दरगाह पहुंच गए हैं, जहां वो चादर चढ़ा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तेलंगाना में मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा मायने रखता है और कांग्रेस सत्ता में आने के लिए इसी मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे है। तेलंगाना की करीब 29 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की हिस्सेदारी 15% से ज्यादा है। दूसरी ओर हैदराबाद की 7 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 50% के करीब है और इन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का कब्जा है। कुल मिलाकर 40 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें हैं और सत्ता हासिल करने के लिए 60 सीटों की जरूरत है। इसीलिए बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए मुस्लिम वोटर्स का समर्थन जरूरी हो जाता है और कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही इस गणित को समझते हैं। इसीलिए हैदराबाद की मुस्लिम बहुल सीटों को साधने के लिए कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को लगाया हुआ है, जो सीधे ओवैसी के गढ़ में जाकर चुनौती दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ ओवैसी और उनके भाई का एक ही फॉर्मूला है। वो वोट पाने के लिए मुसलमानों को डरा रहे हैं, उन्हें बीजेपी का डर दिखा रहे हैं। इनको अगर दिलचस्पी है तो क्या बस मुसलमानों को डराओ, धमकाओ, मारो, पीटो, अजान रोको, हिजाब खींच दो, बीफ के नाम पर उनको बाजारों में लिंच करवा दो। डर खौफ के जरिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत को खत्म करना चाहते हैं। ये खत्म करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले आज मुसलमानों की क़यादत को खत्म करना चाहते हैं।
मुसलमानों की आवाज को खत्म करना चाहते हैं, मुसलमानों की मताए अजीज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को खत्म करना चाहते हैं। सीनियर और जूनियर दोनों ओवैसी जानते हैं कि वो जिस इलाके में खड़े होकर ये बात कह रहे हैं वहां बीजेपी है ही नहीं, लेकिन कायदे से तो उन्हें तेलंगाना में मुसलमानों के लिए किए गए अपने काम गिनाने चाहिए, लेकिन वो चुनाव का पूरी तरह से ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, इसीलिए बीजेपी का डर दिखाते हैं। और तेलंगाना में राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। यहां उनका सीधा मुकाबला बीआरएस से है, लेकिन वो बीआरएस का नाम कम और मोदी का ज्यादा ले रहे हैं। राहुल ने तेलंगाना में जाकर भी मोहब्बत की दुकान खोल ली है। वो ऐसी व्यथा बता रहे हैं कि जैसे मोदी उन पर दिन रात अत्याचार कर रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी से लड़ता हूं क्योंकि वो हिंदुस्तान में नफरत फैलाता है। मैं लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24 केस लगा रखे हैं नरेंद्र मोदी ने। असम में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, पूरे देश में 24 केस लगा रखे हैं। मेरा उन्होंने सरकारी घर छीन लिया, मेरा घर छीना। मैंने उनसे कहा मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, ले जाओ इसको, मुझे नहीं चाहिए ये घर। मेरा घर करोड़ों लोगों के दिल में है, मुझे इस इमारत की कोई जरूरत नहीं। मेरी लोकसभा की मेंबरशिप ले गए। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की असली परीक्षा उन 3 राज्यों में है जहां 2 पर वो काबिज हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और दोनों ही राज्यों में हुई वोटिंग के पैटर्न को देखकर लग रहा है कि यहां कांग्रेस के लिए संकेत ठीक नहीं है। सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं, जहां इस बार बम्पर वोटिंग हुई है 74.62%। कांग्रेस दावा कर रही है कि उसकी गारंटियों के लिए बम्पर वोटिंग की गई। बीजेपी कह रही है कि यह वोटिंग अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ हुई है। लेकिन अभी से राजस्थान में अशोक गहलोत की गलतियों की समीक्षा होने लगी है। सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अनबन से पार्टी हार रही है। यह भी कहा जा रहा है कि गुर्जर वोटरों ने अशोक गहलोत की वजह से कांग्रेस को वोट नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कांग्रेस जीत गई तो गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे और इस बार भी सचिन पायलट को किनारे कर दिया जाएगा। यही भीतरघात कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित होने जा रही है। हालांकि इसके बावजूद अशोक गहलोत न सिर्फ राजस्थान में बल्कि 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। 5 राज्यों में बीजेपी नहीं आ रही है, आप समझ सकते हैं। 5 राज्यों में बीजेपी नहीं आ रही है और राजस्थान में तो अंडर करंट ही चल रहा है। जितने सर्वे आ रहे हैं, जितने आपके ये सट्टेबाज लोग हैं और जितने मीडिया वाले आपकी बिरादरी है, इस सब दबाव के अंदर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में जीतेंगे हम लोग स्पष्ट बहुमत से। मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी और तेलंगाना भी जीत सकते हैं। कल मैं जाके आया कि तेलंगाना बहुत शानदार रोड शो हो गए हैं, तो पूरे देश के अंदर माहौल बदल रहा है और जो मोदी जी के जो नैरेटिव है वो फेल हो रहे हैं। गहलोत की भाषा और बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नतीजे पहले से जानते हो। बॉडी लैंग्वेज की ही बात की जाए तो कांग्रेस के दूसरे राज्य छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उन्होंने तो दिल्ली के चक्कर लगाने भी शुरू कर दिए। बघेल खुद दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाने के लिए आश्वस्त किया है। यह कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों का फीडबैक अपनी लीडरशिप को दिया है। साथ ही नई सरकार के गठन को लेकर भी मीटिंग में चर्चा की है। हम सब जोरदार तालियों के साथ कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें मध्य प्रदेश से थीं। यहां पार्टी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली अच्छा चुनाव भी लड़ा और शुरुआत में कांग्रेस लीड में भी थी। लेकिन कहा जा रहा है कि ऐन वक्त में बीजेपी ने बाजी पलट दी।
मोदी तो वैसे ही हारी हुई बाजी जीतने में एक्सपर्ट हैं। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में उन्होंने फिर से ऐसा ही कर दिखाया है। कांग्रेस के मुंह से जीत छीन ली है। अब यही कॉन्फिडेंस शिवराज सिंह चौहान भी दिखा रहे हैं। और मैंने जो कहा था वो पूरा होगा। 3 तारीख को आप देखेंगे फिर से 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी सरकार। कोई संदेह नहीं। जो आता रहता ना काटेगी कोई काटे कार्यकर्ताओं ने तो मेहनत की है, लाडली बहनों ने सब काटे निकाल दिए। जिस भी विधानसभा क्षेत्र में बात करते रहे भैया लाडली बहन, लेकिन जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद अपने काम को मिला है। राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की डूबती हुई नैया को प्रदेश की महिलाओं ने बचा लिया है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका शिवराज सिंह की लाडली बहन योजना ने निभाई है, जो एक गेम चेंजर योजना बताई जा रही है। लाडली बहना योजना इसी साल मार्च में शुरू की गई थी। शुरुआत में सरकार महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए ट्रांसफर करती थी, लेकिन अगस्त में इसकी राशि को बढ़ाकर 1250 कर दिया गया। अब तक मध्य प्रदेश की 1,31,00,000 महिलाओं के बैंक खाते में योजना का पैसा पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश में महिलाओं को इस योजना की अब तक 6 किस्तें मिल चुकी हैं। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि वो आगे इसे 3000 रुपए महीने तक लेकर जाएंगे। हालांकि कांग्रेस को भी महिलाओं की ताकत का अंदाजा था, इसीलिए कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की थी। बीजेपी जहां हर महीने 1250 रुपए दे रही है, तो कांग्रेस का भी कहना है कि अगर सरकार बनी तो वो 1500 रुपए महीने देगी। बीजेपी ने 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है, तो कांग्रेस ने 500 रुपए में सिलेंडर देने को कहा है। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों पर महिलाएं बड़ी ताकत रखती हैं। मध्य प्रदेश में कुल 2,72,00,000 महिला वोटर्स हैं और इस बार 15 लाख ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला है। पिछली बार यानी 2018 में मध्य प्रदेश की 52 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जो महिला बहुल थी और उनमें से बीजेपी को 34 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इन 52 सीटों में से ज्यादा सीटें जीती जाएं।